नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है भारतीय संविधान का निर्माण। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो सदियों के संघर्षों, आंदोलनों और विद्वानों की गहरी सोच का नतीजा है। तो आज हमारा मिशन सिर्फ तारीखें और अनुच्छेद दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ब्रिटिश कानूनों की नींव से लेकर भारत के अपने संविधान के लागू होने तक का सफर वो कैसा था। हम उन बहसों, उन विचारों और उन चुनौतियों को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने इस दस्तावेज को शक्ल दी। चलिए इस दिलचस्प कहानी के परतें खोलते हैं। और ये यात्रा समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारे देश के जो फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स हैं, मतलब जो बुनियादी सिद्धांत हैं, वे हवा में नहीं बने। उनके पीछे एक इतिहास है, एक तर्क है। ये हमें अपने आज के लोकतंत्र को समझने की एक गहरी नज़र देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमारा संविधान अचानक एक दिन में नहीं बन गया। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों में हैं। एक तरह से वो नींव थी जिस पर बाद में इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल। इसकी शुरुआत तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जा सकती है, जिसने पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को नियंत्रित करने की कोशिश की और एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। फिर धीरे धीरे कई एक्ट आए, लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1858 में, 1857 के विद्रोह के बाद। अच्छा, जब सत्ता सीधे कंपनी से क्राउन के पास चली गई। जी, ब्रिटिश सरकार ने सत्ता सीधे अपने हाथों में ले ली। और फिर आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विवादास्पद बदलाव हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव था या इसके पीछे अंग्रेजों की कोई गहरी रणनीति थी? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था। ज्यादातर इतिहासकार इसे बांटो और राज करो की नीति का एक क्लासिक उदाहरण मानते हैं। इसका मतलब था कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होंगे जहां सिर्फ मुस्लिम वोटर ही मुस्लिम उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। इसका मकसद साफ था, हिंदू और मुसलमानों के बीच राजनीतिक खाई को गहरा करना, ताकि वे एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध न कर सकें। बिल्कुल। उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया क्योंकि उन्हें इसमें भारत को बांटने के बीज दिखाई दे रहे थे। यानी नींव में ही कुछ ऐसी दरारें डाली जा रही थीं जो आगे चलकर बहुत चौड़ी हो गईं। खैर, इस सिलसिले में सबसे बड़ा और सबसे अहम पड़ाव शायद 1935 का भारत शासन अधिनियम था। कहा जाता है कि हमारे संविधान पर इसका सबसे ज्यादा असर है। हाँ, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जैसा था, बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट था। हमारे संविधान का जो ढांचा है उसका लगभग 70% हिस्सा इसी एक्ट से या तो सीधे लिया गया है या उससे प्रेरित है। अच्छा जी, इसमें संघीय प्रणाली यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, प्रांतीय स्वायत्तता और राज्यपाल का पद जैसी कई बातें थीं। जब आप शक्तियों के बंटवारे की बात करती हैं तो क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है जो आज भी हमारे सिस्टम में मौजूद हो? जरूर। इस अधिनियम ने पहली बार शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती। ये एक ऐसा ढांचा है जो आज भी हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में लगभग वैसा का वैसा ही मौजूद है। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक कंटिन्यूटी कितनी मजबूत रही है। जी बिल्कुल। तो ये कमाल है कि हमारे संविधान का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट तो अंग्रेजों के बनाए कानूनों में ही तैयार हो रहा था। लेकिन एक ब्लूप्रिंट को असल इमारत में बदलने के लिए कारीगरों की जरूरत होती है। वो कौन लोग थे जिन्होंने इस विशाल काम को अपने कंधों पर उठाया? मेरा मतलब है संविधान सभा। बिल्कुल, एक संविधान सभा जो भारतीयों द्वारा चुनी गई हो, इसका विचार औपचारिक रूप से 1934 में वामपंथी विचारक एम.एन. रॉय ने दिया था। इस विचार ने धीरे धीरे जोर पकड़ा और इसे हकीकत में बदलने का मौका मिला 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसी के आधार पर चुनाव हुए। हाँ, जुलाई-अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। और इस सभा की संरचना कैसी थी? मतलब क्या इसमें हर तबके के लोग थे? और देश के विभाजन का इस पर क्या असर पड़ा, क्योंकि सभा तो विभाजन से पहले बनी थी। शुरुआत में इसमें कुल 389 सदस्य थे। 389 जी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 296 और रियासतों से 93 प्रतिनिधि शामिल थे। ये एक तरह से उस वक्त के भारत का एक छोटा रूप था।
लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जो सदस्य पाकिस्तान के हिस्से में चले गए वे सभा से अलग हो गए। तो संख्या कम हो गई होगी। हाँ, इसके बाद भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। मैं सोच रहा हूँ कि उस कमरे का माहौल कैसा होगा। 9 दिसंबर 1946 पहली बैठक। देश आज़ादी की दहलीज पर है, लेकिन बंटवारे की तलवार भी लटक रही है। यकीनन बहुत ही ऐतिहासिक और तनाव भरा माहौल रहा होगा। उस दिन सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अच्छा, ये एक फ्रांसीसी परंपरा है शायद। जी हाँ। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिन्होंने आखिर तक इस जिम्मेदारी को बेहद खूबसूरती से निभाया। और फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया। कहा जाता है कि यही प्रस्ताव हमारे संविधान की आत्मा और प्रस्तावना का आधार बना। बिल्कुल। इस प्रस्ताव ने दरअसल संविधान बनाने की दिशा तय कर दी। इसने वो बड़े बड़े लक्ष्य सामने रखे जिन्हें आजाद भारत को हासिल करना था। इसमें कुछ बहुत ही शक्तिशाली विचार थे। जैसे ये घोषणा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा और सत्ता का स्रोत भारत की जनता होगी। इसने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करने का वादा किया। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों के अधिकारों की गारंटी दी। एक तरह से ये पूरे संविधान का नैतिक कंपास था। इतना बड़ा और जटिल काम, एक पूरे देश के लिए नियम बनाना, इसे करने के लिए तो एक बहुत ही व्यवस्थित टीम की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल। इतने बड़े काम को एक साथ नहीं किया जा सकता था, इसलिए काम को आसान बनाने के लिए करीब 22 समितियां बनाई गईं। 22 समितियां? जी। हर समिति को एक खास जिम्मेदारी दी गई थी, जैसे मौलिक अधिकारों पर एक समिति, केंद्र की शक्तियों पर एक समिति वगैरह। इनमें से हम सबसे ज्यादा ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में क्यों सुनते हैं? क्या उनकी भूमिका बाकियों से वाकई इतनी अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण थी? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, हर समिति का काम महत्वपूर्ण था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता वाली प्रांतीय संविधान समिति। हाँ, उन्होंने राज्यों को एक साथ लाने में अहम भूमिका निभाई। बिल्कुल। या जवाहरलाल नेहरू की संघ शक्ति समिति ने केंद्र सरकार की शक्तियों का खाका तैयार किया। इन सब ने इमारत के अलग अलग पिलर तैयार किए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता वाली प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का काम इन सभी पिलर्स को जोड़कर एक मजबूत और सुसंगत इमारत का डिजाइन तैयार करना था। अच्छा, तो वो एक तरह से आर्किटेक्ट थे। हाँ, कह सकते हैं। उनका काम था कि वे बाकी सभी समितियों की सिफारिशों को मिलाकर, उनकी कानूनी भाषा को जांचकर और उनमें मौजूद विरोधाभासों को दूर करके संविधान का एक मसौदा, एक ड्राफ्ट तैयार करें। जी। ये सबसे जटिल और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम था। इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी इन सभी अलग अलग विचारों को एक धागे में पिरोने का काम कर रही थी। हाँ। लेकिन क्या इसमें कभी टकराव नहीं होता था? इतने सारे दिग्गज, सबके अपने विचार। टकराव तो बहुत होते थे। संविधान सभा की बहसों की जो दस्तावेज हैं वे इस बात के गवाह हैं। हर मुद्दे पर, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, राष्ट्रपति की शक्तियां हो या भाषा का सवाल हो, तीखी बहसें होती थीं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि अंत में ज्यादातर फैसले आम सहमति से लिए जाते थे। ये हमारे निर्माताओं की परिपक्वता को दिखाता है। यहाँ एक बात अक्सर कही जाती है, कभी कभी आलोचना के तौर पर भी, कि भारतीय संविधान उधार का थैला है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये आलोचना उसी समय से होती आ रही और इस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, ये सच है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 60 देश? जी। लेकिन इस आलोचना का जवाब खुद डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बहुत खूबसूरती से दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी संविधान के मूल सिद्धांतों पर किसी का पेटेंट नहीं होता। सही बात है। जरूरी ये नहीं है कि विचार कहाँ से आया, बल्कि ये है कि क्या वो हमारी जरूरतों के हिसाब से सही है और हमने उसे अपने देश की मिट्टी के हिसाब से ढाला है या नहीं। उन्होंने आंख बंद करके नकल नहीं की, बल्कि उन अच्छी बातों को लिया और उन्हें भारत की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार मॉडिफाई किया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। क्या आप कुछ उदाहरण दे सकती हैं कि हमने कहाँ से क्या प्रेरणा ली और उसे भारतीय संदर्भ में कैसे बदला? जरूर। हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, क्योंकि हम उसके लगभग 200 साल से आदी हो चुके थे। ठीक है। लेकिन हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय संप्रभुता को नहीं अपनाया, बल्कि अमेरिका की तरह
एक लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा को अपनाया जो संसद की शक्तियों को सीमित करता है। अच्छा। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। उन पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए जो सरकार को एक वेलफेयर स्टेट बनाने का निर्देश देते हैं। जी। और कनाडा से हमने एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था अपनाई ताकि देश की एकता बनी रहे। मतलब हर चीज किसी वजह से ली गई थी, एक सोची समझी रणनीति के तहत। बिल्कुल। यहाँ तक कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया यानी समय के साथ इसे बदलने का तरीका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। और मौलिक कर्तव्य वो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। तो ये उधार का थैला नहीं बल्कि वैश्विक ज्ञान का एक खूबसूरत संगम है जिसे भारतीय जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। वाकई ये बहुत ही गहन प्रक्रिया थी। इस पूरे काम में कितना समय लगा? संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। जी, ये लंबा समय दिखाता है कि हर एक अनुच्छेद, हर एक शब्द पर कितनी गहन बहस और विचार विमर्श हुआ होगा। और फिर वो 2 ऐतिहासिक तारीखें आईं, 26 नवंबर और 26 जनवरी। अक्सर लोग इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, और इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। पहली तारीख थी 26 नवंबर 1949। ये वो दिन था जब संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपनाया, अंगीकार किया। जी। संविधान के कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता और चुनाव से जुड़े इसी दिन लागू हो गए। इसीलिए इस दिन को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और दूसरी तारीख 26 जनवरी 1950, जब ये पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। जी। और 26 जनवरी के तारीख चुनने के पीछे भी एक बहुत ही भावुक और ऐतिहासिक कारण था। क्या था वो? 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में ये तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई, ताकि ये दिन हमेशा के लिए अमर हो जाए। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत और कम ज्ञात तथ्य है जो इस दस्तावेज के मानवीय पहलू को दिखाता है। मूल संविधान को टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था। हाँ, ये सच में एक अद्भुत बात है। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से खूबसूरत इटैलिक स्टाइल में लिखा था। हाँ, कहते हैं जब प्रधानमंत्री नेहरू ने उनसे ये काम करने के लिए कहा और उनकी फीस पूछी तो उन्होंने कोई पैसा लेने से इनकार कर दिया। अच्छा। उनकी सिर्फ एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम। वाह, ये इस दस्तावेज को सिर्फ एक कानूनी किताब से कहीं ज्यादा बना देता है। ये इसे एक कलाकृति का दर्जा देता है। और सिर्फ लिखावट ही नहीं, उसे सजाया भी गया था। बिल्कुल। हर पन्ने पर शांति निकेतन के मशहूर कलाकार नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने चित्र बनाए थे। ये चित्र भारत के हजारों साल के इतिहास को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो से लेकर वैदिक काल, रामायण, महाभारत, बुद्ध, महावीर, गांधी जी के दांडी मार्च तक। यह इस बात का प्रतीक था कि यह संविधान किसी एक काल का नहीं, बल्कि भारत की पूरी सभ्यता की यात्रा का निचोड़ है। सही कहा। तो आज हमने देखा कि कैसे हमारा संविधान कई कानूनों, तीखी बहसों, वैश्विक प्रेरणाओं और अनगिनत लोगों की 2 साल 11 महीने और 18 दिन की अथक मेहनत का नतीजा है। यह सिर्फ नियमों की किताब नहीं, बल्कि एक नए राष्ट्र की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। इसका मुख्य सार ये है कि संविधान एक स्थिर नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज है, अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसे बनाने वालों ने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वे जानते थे कि आने वाले समय में देश बदलेगा, समाज बदलेगा और जरूरतें बदलेंगी। और इसीलिए उन्होंने उसमें भविष्य के बदलावों की गुंजाइश भी रखी। जी। और यही हम आज के श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, संविधान निर्माताओं ने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया। ये दिखाता है कि वे जानते थे कि भविष्य की जरूरतों के लिए संविधान को बदलना पड़ेगा। ये सोचना कितना दूरदर्शी था कि एक दस्तावेज को बनाते समय ही उसे समय के साथ बदलने की व्यवस्था भी कर दी जाए, ताकि वो कभी अप्रासंगिक ना हो और हमेशा हमारे लोकतंत्र का मार्गदर्शन करता रहे।